तो पिछली स्टोरी के अंदर हमने देखा कि एली जैंग शॉन के सामने नॉल के प्लान को रिवील करता है और उसे बताता है कि नॉल अब कोई मॉर्गन नाम के चाइल्ड के पीछे पड़ने वाला है और उसी लीड को फॉलो करते हुए वो दोनों एक साथ एक मिशन पर आते हैं और SGT एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी के अंदर ऑडिशन देते हैं। लेकिन इसी बीच उन दोनों के बीच में फाइट होती है और सिक्योरिटी वाले आकर शॉन को घसीट कर ले जाते हैं और तब ये चीज रिवील होती है कि SGT एंटरटेनमेंट नाम की जो एक कंपनी है वो असलियत में अंदर से एक डार्क बिजनेस को रन करती है और इस कंपनी के मेन बॉस ने ही डेड मेंशन से उस मॉर्गन नाम के चाइल्ड को परचेज किया है। अब इन सारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग शॉन की उन सिक्योरिटी वालों से फाइट होती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये लोग तो असलियत में बहुत बड़े गुंडे हैं। तो शॉन उन सबको पेल देता है और उसके बाद उन सब में से एक तगड़ा बंदा बाहर आता है, जिसे देखकर शॉन को भी यही लगता है कि इसी बंदे का नाम है मॉर्गन और ये है डेड मेंशन से। तो शॉन उसकी भी अच्छी खासी कुटाई करता है, लेकिन तभी अचानक एक लड़की वहां पर आकर शॉन को उसके ही मुंह से अटैक करती है और तब शॉन के साथ साथ हमारे सामने भी ये रिवील होता है कि SGT एंटरटेनमेंट की मेगा स्टार मोआ ही असलियत में मॉर्गन है। और अब आगे चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एली जैंग को, जिसका मेकअप हो रहा है। तो इस बात को लेकर वो उन सबसे पूछता है कि आखिर ये सब किस लिए, क्या ये भी कोई ऑडिशन का पार्ट है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। हम तुम्हारा एक आध कैमरा टेस्ट भी लेने वाले हैं। तो क्या मैं ये सब करूंगा तो मेरी सिलेक्शन हो जाएगी? अरे ऑफ कोर्स, तुम तो सिलेक्ट हो चुके हो यार। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो तुम ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हो, ये लो। पर एली इस कॉन्ट्रैक्ट की बात पर सीधा मना कर देता है कि नहीं, मैं अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। मतलब क्या तुमको किसी और कंपनी ने साइन कर लिया है? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस एक बार इस कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ढूंढना है इस मॉर्गन नाम के बंदे को। जरा ध्यान से देखो, क्या तुम लोगों में से कोई इसे पहचानता है? इसका नाम मॉर्गन है। तभी एक मेकअप आर्टिस्ट उस मैनेजर को कहती है कि मैनेजर जाओ जरा जाकर देखो, क्या आपको ये फेस थोड़ा सा सिमिलर नहीं लग रहा? हाँ, ये शक्ल थोड़ी सी जानी पहचानी तो है। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो ये मोआ की बचपन की फोटो है, लेकिन आखिर तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिली? ये तो एक सीक्रेट है जो मैं अभी नहीं बता सकता। लेकिन आखिर ये मोआ कौन है? तुम मोआ को नहीं जानते? तुमने उसके पोस्टर नहीं देखे क्या? ये हमारी कंपनी की नंबर 1 स्टार है। क्या ये मॉर्गन नाम का लड़का ऐसा दिखता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका अंदाज थोड़ा सा मर्दाना है, लेकिन सच कहूँ तो वो एक लड़की है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मॉर्गन और शॉन के ऊपर। शॉन को डाउन करके वो सीधा पलट कर कहती है, अंकल पिलग्यू, क्या आप खड़े हो सकते हैं? पर तब तक शॉन अपनी जगह पर काफी स्पीड में खड़ा हो चुका होता है, लेकिन अगले ही सेकंड मॉर्गन शॉन के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे शॉन उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। एंड फिर मॉर्गन तुरंत ही अपने अंकल के पास जाकर उन पर चमेट बजाते हुए उनको होश में ला रही होती है। बेचारे पीटे हुए को और पीट दिया। अब मुंह पर 2-4 लपड़ पड़ने के बाद उसके अंकल पिलग्यू को होश आ चुका होता है, लेकिन तभी शॉन वापस से खड़ा होकर बाहर आता है। वो मुक्का काफी ज्यादा तगड़ा था, लेकिन फिर भी ये उस औरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। शॉन बात कर रहा है अपनी मास्टर अलेक्जेंडर सोफिया के मुक्के के बारे में, और जिन लोगों को इसका एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एग्जैक्ट यही वाला पंच अलेक्जेंडर सोफिया नॉल को भी मार चुकी है। अब शॉन को वापस से ठीक ठाक खड़ा हुआ देखकर मॉर्गन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसके अंकल उसे बताते हैं कि वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह डेड मेंशन से है। फिर मॉर्गन उसके अंकल को बताती है कि उसे पहले ही पता चल चुका था कि कोई मॉर्गन को ढूंढते हुए यहाँ पर आया है, और इस बात का मॉर्गन को थोड़ा सा बुरा लगता है कि क्या उस फोटो में मॉर्गन इतनी ज्यादा गंदी दिखती है कि शॉन ने अंकल पिलग्यू को ही मॉर्गन समझ लिया, और इस वजह से उसका शॉन पर गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब डेड मेंशन के बच्चों के पेरेंट्स पर खतरा बढ़ता है तब उन बच्चों की वॉर इंस्टिंक्ट अचानक से ही ऑन हो जाती है, और मॉर्गन के साथ भी एग्जैक्टली वैसा ही होता है। वो काफी ज्यादा स्पीड में शॉन पर एक अटैक करने के लिए आगे आती है, लेकिन शॉन उसके अटैक से साइड हो जाता है। लेकिन मॉर्गन की स्पीड काफी ज्यादा होने की वजह से शॉन भी चौंक जाता है कि ये मॉर्गन नाम की लड़की काफी ज्यादा फुर्तीली है और फाइट के दौरान उसकी मूवमेंट्स भी काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन इसके बावजूद भी शॉन उसके हर एक अटैक से आराम से बच रहा होता है, और वो यही सोच रहा है कि ये भी वर्जन 1 से है, तो इसके पास भी अपनी कोई न कोई स्पेशलिटी होगी या फिर नहीं। बस इतना सोचकर वो मॉर्गन के मुंह पे एक चमेट बजा देता है, एंड मॉर्गन भी लाइक कि इतना तेज होने के बावजूद भी इसने मेरे को आराम से मार दिया। पर तब तक शॉन अपने दूसरे अटैक के साथ ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। तूने मेरा एक रैपट तो बर्दाश्त कर लिया, यानी कि तू हिट तो ले सकती है।
और ऐसा बोलकर शॉन उस पर एक अटैक मारने ही वाला होता है कि बीच में ही उसका अंकल पिलग्यू उसे स्पीयर मार के पकड़ लेता है कि नहीं, मैं तुझे मॉर्गन को छूने भी नहीं दूंगा। पर अगले ही सेकंड पिलग्यू के साथ साथ हम भी देखते हैं कि शॉन ने उसके स्पीयर को अपनी टेक्निक से बीच में ही रोक लिया है। लेकिन तभी मॉर्गन काफी ज्यादा स्पीड में अपने अंकल का सपोर्ट लेकर शॉन के मुंह पर एक लात बजा देती है और शॉन को कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने अंकल्स को प्रोटेक्ट करूंगी। और उसकी इस बात से शॉन को याद आती है ईडन की, क्योंकि वो भी बस अपने पापा जी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन आखिर में उसकी क्या हालत हो गई। और ये सारी चीज प्रेजेंट में याद करके शॉन काफी ज्यादा गुस्से में मॉर्गन को बोलता है, छोटी बच्ची है क्या? तुझे क्या सच में ऐसा लगता है कि ये सारी पिद्दी स्किल्स दिखाकर तू अपनों को बचा पाएगी? और बस इतना बोलकर वो उसके अंकल पिलग्यू के मुंह पर एक तनतनाता चाटा मारता है। बस एक ही चाटे के अंदर अंकल के कानों से धुआं निकल चुका होता है, लेकिन शॉन यहीं पर नहीं रुकता, शॉन और एक लगाता है। और इससे पहले कि मॉर्गन पलटकर शॉन पर अटैक करती कि शॉन उसके अंकल के मुंह पर सीधा घुटना ही दे मारता है। और शॉन की ये ब्रूटल स्ट्राइक्स देखकर मॉर्गन की हवा टाइट हो जाती है। अब बोलना साली, क्या तू ऐसे प्रोटेक्ट करेगी अपने पेरेंट्स को? एंड शॉन आगे कुछ और ज्यादा तबाही मचाता उससे पहले मॉर्गन उसके सामने घुटनों पर गिर जाती है कि प्लीज यहीं पर रुक जाओ, अब मेरे अंकल को और मत मारो। अगर तुम मुझे किडनैप करने आए हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुनकर वो पिटे हुए गुंडे वापस से अपनी जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि उनका यही काम होता है कि वो मोआ को प्रोटेक्ट करे। लगता है कि अभी भी तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं सच में उतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ। देखकर लगता है कि शॉन अब शायद से यहाँ पर रुक जाएगा, लेकिन फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं रोड पर चलती हुई एक लग्जरी कार को, जिसको चलाते हुए मोआ का दूसरा अंकल उसके अंदर हुक्का फूक रहा होता है। और तभी उसको कॉल आता है मैनेजर किम का। हाँ बताओ मैनेजर किम, मैंने कहा था मैं तुमको कॉल करूंगा, वैसे मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ। मैनेजर उसे बताता है, अरे सर आप कहाँ पर हो? वो नया बच्चा जो यहाँ पर आया था वो अचानक से गायब हो गया, वो आपके ही बारे में पूछ रहा था। अरे क्या बोल रहे हो मैनेजर, जरा शांति से बात करो यार, मैं बस थोड़ी ही देर में पहुंच ही रहा हूँ। लेकिन उसके इतना बोलते ही उसकी कार के सामने कोई आकर खड़ा हो जाता है और उस बंदे के हाथ में होती है शॉटगन, यानी कि हाँ ये स्लैंडी ही है। और उसके साथ यहाँ पर स्पार्की भी आई हुई है। और ये अजीब सा भयानक नजारा देखकर बॉस की एक बार को फट जाती है और उसकी कार थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है। लेकिन इसका फायदा उठाकर स्लैंडी उसके कार के टायर्स को पंचर कर देता है और छोटी स्पार्की ने अपने बॉम्ब को उस कार के नीचे लुढ़का दिया है। और अगले ही सेकंड एक धमाके के साथ वो कार उड़ते हुए पलटी मारकर किसी और जगह पर जाकर गिरती है। वाह स्पार्की, कमाल कर दिया, अब बाकी की चीजें मैं संभाल लूंगा। और इतना बोलकर स्लैंडी उस कार के पास जाता है और हम देखते हैं कि उस कार के अंदर रहे बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन किसी तरह वो होश में होता है। ओए, तू एसजीटी कंपनी का सीईओ है ना? ग्योटाई सेम, मैंने सही कहा ना? और ऐसा बोलते हुए वो उसे कार से घसीटकर बाहर निकालता है और उसे कहता है, बता साले आखिर मॉर्गन कहाँ है? और ये सुनकर वो एसजीटी का इंजर्ड बॉस उससे पूछता है कि आखिर तुम मॉर्गन को कैसे जानते हो? पर वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले स्लैंडी उसके मुंह पर एक लात बजाता है और अपनी शॉटगन के पॉइंट पर उसे कहता है, यहाँ पर सवाल सिर्फ मैं करूँगा, बता मॉर्गन कहाँ है? लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि यही मॉर्गन का बड़ा अंकल है जिसने डेड मेंशन से मॉर्गन को परचेज किया था, तो वो उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं बोलता, उल्टा वो चिल्लाकर मदद की गुहार लगा रहा होता है। क्या बकवास है, मैं ये करना नहीं चाहता था लेकिन अब मुझे ये करना पड़ेगा, बता आखिर मैं तेरा कौन सा वाला पैर पहले उड़ाऊं? पर स्लैंडी के फायर करने से पहले ही कोई उसकी शॉटगन को लात मार के ऊपर कर देता है और स्लैंडी की स्पार्कल वाली बुलेट हवा में फायर हो जाती है। और ये देखकर स्पार्की के अलग ही मजे चल रहे हैं। और जिस बंदे ने ये हरकत की होती है ना, उसे स्लैंडी काफी ज्यादा गुस्से में देखकर बोलता है, दो साले गद्दार कहीं के, मैं जानता हूँ तेरा नाम, एली जैंग, तू तो अब गया। और यहाँ पर होता है ये चैप्टर खत्म। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत में हमें मॉर्गन के अंकल पिलग्यू एसजीटी एंटरटेनमेंट के असली बिजनेस के बारे में बताते हैं। एसजीटी एंटरटेनमेंट, इस कंपनी ने कई आइडल्स को बनाया है, यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए ये एक सपनों की जगह है और दूसरों के नजरिए में ये एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसे लोग तैयार होते हैं जिनको लोग दुनिया में फॉलो करते हैं। लेकिन हर उजाले की दूसरी तरफ अंधेरा भी होता है और हमारी डार्क साइड यही है कि हम अपनी इस कंपनी को अंदर से क्रिमिनल्स के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलाते हैं। यही है हमारी एसजीटी एंटरटेनमेंट।
अब ये सारी बात वो अभी शॉन को बता रहा होता है जो उसके सामने बैठा है, लेकिन मॉर्गन अपने अंकल की छाती में कोहनी घुसेड़ते हुए उनको कहती है कि आखिर ये सारी बातें बताने की जरूरत क्या थी चाचा, हमने तो ये तय किया था कि बड़े अंकल के ऑर्डर के बिना हम ये सीक्रेट किसी के सामने रिवील नहीं करेंगे। और ये भूलिए मत कि इस मवाली ने अभी थोड़ी देर पहले आप पर हमला किया था, तो आखिर आप इससे बात क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी इतनी ही फट रही है अंकल, तो एक काम कीजिए, अपना नुन्नू काट कर लड़कियों के कपड़े पहन लीजिए और मेरी तरह एक फीमेल आइडल बन जाइए। वेल, मॉर्गन के मुंह से ये खतरनाक बातें सुनकर उसके पीछे वाला बंदा भी उसे कहता है कि मॉर्गन बेटा ऐसा नहीं बोलते, अपने से बड़ों के साथ मर्यादा से पेश आओ बेटा, क्योंकि अभी तुम भी एक आइडल हो। लिटरली शॉन भी इतनी खूबसूरत थोबड़े में से इतनी गंदी भाषा सुनकर अपने सर को झुका लेता है। और तभी मॉर्गन उसे पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हारे साथ कैसे कोऑपरेट करें? चलो बताता हूँ। एक बंदा है नॉल, कई लोग उसे जीरो भी कहते हैं, और वो बिल्कुल हमारी तरह डेड मेंशन का एक गुड चाइल्ड था। उसने काफी सारे कत्लेआम करके डेड मेंशन से बगावत की है। वो कई सारे डेड मेंशन के बच्चों के पेरेंट्स को मारकर उनको अपनी तरफ कर रहा है, और तुम्हारा नाम भी उसी की लिस्ट में है। और शॉन की ये बातें सुनकर मॉर्गन का खून खौलने लगता है, लेकिन तभी शॉन उसे बताता है कि अगर तुम उसका साथ नहीं दोगी तो वो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ साथ तुमको भी खत्म कर देगा। पर फिर मॉर्गन जोश जोश में डंके की चोट पर ये कहती है कि उसको आने दो, उसके टोटे टोटे कर देंगे हम। मैं अपने अंकल्स और मेरी पूरी फैमिली को बचाऊंगी और उसको गंदे तरीके से हरा दूंगी। मतलब ये तुम करने वाली हो? और किस तरीके से, जरा बताना मुझे। तेरे ये भाड़े के टट्टू और तेरा गेंडे जैसा अंकल, ये सब मिलकर भी मुझ अकेले को नहीं हरा पाए, तो आखिर तू इन सबको मिलाकर क्या ही कर लेगी? तो मॉर्गन इस बात का जवाब देते हुए उससे कहती है कि वो तो हम प्रिपेयर ही नहीं थे और तुमने अचानक से अटैक कर दिया था इसलिए। पर शॉन तभी उससे गुस्से में अपना चाकू निकालते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने कई सारे लोगों को अपनी फैमिली में शामिल किया है और तू उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो ये बकवास से भरी बचकानी बातें करना बंद कर दे। तेरी चिटिया कलाइया खास चीजों से भरी हुई है और इसीलिए तू तो अपना पंच भी सही से नहीं कर सकती। यानी कि शॉन का कहने का मतलब ये है कि मोआ आइडल बनने के बाद अपने काम के अंदर ही इतना ज्यादा बिजी है कि वो जिसे अपनी फैमिली मानती है वो लोग कहाँ पर किस हाल में हैं उनके बारे में उसको पता तक नहीं है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वापस से एसजीटी एंटरटेनमेंट के उसी बॉस पर जिसको स्लैंडी ने बीच रास्ते में ही धर लिया था, और उसकी नजर एली जैंग पर पड़ चुकी होती है और वो स्लैंडी और उसके बीच में हुई सारी बातें सुन लेता है। एली जैंग, तुमने कहा तुम्हारा नाम है एली जैंग, है ना? हाँ सर, मैं ही हूँ एली जैंग। क्या ये मुझ पर सूट करता है? आप एसजीटी कंपनी के सीईओ ही हो ना? मैं आपको बचाने ही आया हूँ, मुझे आपसे किसी चीज के बारे में बात भी करनी है। अब एली जैंग की ये बैड एंट्री और डायलॉग डिलीवरी देखने के बाद इस सीईओ को ऐसा लगता है कि एली डायरेक्टली इसकी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, लेकिन इसी बीच एली के पीछे से स्लैंडी उस पर अटैक करता है। क्या काम की बात, पहले तुम मेरे तो काम आ जा, अगर मुझसे बचेगा तभी तो तू सीईओ को मिल पाएगा। और इतना बोलकर वो एली पर एक बुलेट फायर भी कर देता है। अब एली ने इस अटैक को अपनी बैक साइड पर ले लिया होता है तो उसे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती, बस उसकी टी शर्ट थोड़ी सी जलती है। लेकिन इस अटैक से वो समझ जाता है कि स्लैंडी उसको रोकने के लिए नहीं बल्कि उसको मारने के लिए फाइट कर रहा है, तो इसीलिए वो काफी स्पीड में पलटकर स्लैंडी के मुंह पर एक मुक्का मारता है और उसे कहता है, मैं हूँ एली जैंग और एली जैंग कभी कमजोर नहीं हो सकता। अच्छा ऐसी बात है। और ऐसा बोलते हुए स्लैंडी की शक्ल एली भी देख लेता है और वो भी एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसकी शक्ल ऐसी क्यों है और एक इतना ताकतवर मुक्का खाने के बावजूद भी वो गिरा क्यों नहीं है। तो अगले ही सेकंड एली उसे एक और लात मारता है, लेकिन स्लैंडी उसके पैर को बीच में ही पकड़ लेता है और एली को मारता है जमीन पर एक धोबी पछाड़ एंड उसके फेस पर पॉइंट कर देता है अपनी शॉटगन। पर एली को ये चीज अच्छे से पता होती है कि स्लैंडी एक भी सेकंड का वेट नहीं करने वाला, तो वो तुरंत एक कैपोरिया स्टाइल का हैंड स्टैंड करते हुए वहाँ से हट जाता है और ऐसा करते हुए उसने स्लैंडी के मुंह पर एक लात भी बजा दी होती है। और हम देखते हैं कि एली का ये डिसीजन बिल्कुल सही होता है क्योंकि एग्जैक्ट उसी टाइम पर स्लैंडी ने भी अपनी शॉटगन चला दी होती है और एली की उस कैपोरिया किक की वजह से स्लैंडी का थोड़ा सा मास्क भी हट गया होता है। मैंने कहा था ना, एली जैंग को कभी कम मत समझना। पर अगले ही सेकंड एली की चारों तरफ से गुजरते हैं वो रॉकेट नाइफ्स जिसको लॉन्च किया होता है छोटी स्पार्की ने। वाह क्या छोटी बच्ची है, डेड मेंशन वाले सच में चाकुओं से खेल खेलते हैं, तो फिर तुम लोग तो मुझसे भी ज्यादा गए गुजरे हो। और ऐसा कहते हुए एली स्पार्की पर पंच मारने ही वाला होता है और स्पार्की भी अपनी फुलझड़ियों के साथ तैयार होती है, लेकिन एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर एली जैंग को फील होता है एक डार्क और क्रीपी सा ऑरा और अपने पीछे से उसे आवाज आती है, अगर स्पार्की को छुआ तो तू जानता नहीं तेरे साथ अगले पल क्या होगा।
और ये सुनकर वो जैसे ही मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर स्लेंडी का कोट और उसकी हेयर विग पड़ी हुई है और अगले ही सेकंड काफी ज्यादा स्पीड में स्लेंडी एली के पीछे आ जाता है। मैं यहाँ पर हूँ साले। एली इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि अचानक से ये मेरे पीछे कैसे आ गया, और वो घूमकर स्लेंडी पर काफी स्पीड में अटैक भी करने वाला होता है, लेकिन स्लेंडी ने बिना किसी एफर्ट के एली के हाथ को बीच में ही पकड़ लिया होता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है स्लेंडी की असली शक्ल, जो काफी ज्यादा गुस्से में एली को कहता है, मैं कभी बच्चों के सामने इतना एक्सट्रीम नहीं जाता, लेकिन आज नहीं। और ये चीज बोलते हुए स्लेंडी ने एली की बाजू को पिचका दिया होता है, और वो भी सिर्फ अपनी उंगलियों से। अब एली उससे अपने से दूर करने के लिए एक किक तो करता है, पर स्लेंडी की स्पीड कुछ ज्यादा ही फास्ट होती है। वो आराम से उससे बचते हुए पीछे हो गया होता है, एंड एली अपने हाथ को देखता है कि बस स्लेंडी के ग्रैब करने से उसके हाथ की क्या हालत हो गई है, और अभी उसके सामने स्लेंडी अपनी उंगलियां चटकाता हुआ ज़ॉम्बी मोड में खड़ा है। और अब जाकर एली को ये समझ में आ जाता है कि अब उसे भी इस फाइट के अंदर एक्सट्रीम लेवल पर जाना होगा। तो अगले ही पल वो अपनी सस्ती एनिमल इंस्टिंक्ट के साथ स्लेंडी के ऊपर टूट पड़ता है। वेल, स्लेंडी उसके अटैक को देखकर थोड़ी देर के लिए चौंकता तो है, लेकिन उसे इस अटैक से कोई फर्क पड़ा नहीं होता। उसे लगता है कि एली की मैक्सिमम स्पीड इतनी ही है, तो और आगे वो कितना ही फास्ट हो जाएगा। और ऐसा सोचकर उसका गार्ड डाउन होते ही एली उसके हाथ के उसी सेम वाले हिस्से पर अटैक करता है जहां पर उसने एली को भी अटैक किया था। यानी कि एनिमल इंस्टिंक्ट में जाने के बाद एली अपनी स्पीड अपने अपोनेंट के हिसाब से चेंज कर सकता है, और अपने इसी कॉम्बिनेशन के साथ वो काफी स्पीड में स्लेंडी के नजदीक जाता है और उसे एक शोल्डर ग्रैब देकर एक साइड से झुकाता है और दूसरी साइड से स्लेंडी के कानपुर पर एक घुटना बजा देता है। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्लेंडी ने एली के घुटने को अपने हाथ से ही रोक लिया था। वाह एली चैंग, तो काफी ज्यादा कमाल का है। अगर ऐसा है, क्या मैं तेरी ये दोनों ताकतवर चीज तोड़ सकता हूँ? और बस इतना बोलकर वो एली के उन दोनों हिस्सों को पिचका देता है। अब इससे पहले कि एली को और ज्यादा डैमेज हो, वो स्लेंडी को किक करके अपने से दूर कर लेता है, लेकिन तब तक एली को कुछ ज्यादा ही इंजरीज हो गई है और स्लेंडी जमीन पर पड़े हुए एली को कहता है, एली अब वापस से उठने की जुर्रत मत करना, वैसे भी रात हो चुकी है, ये अच्छे बच्चों का सोने का टाइम है। पर एली वापस से अपनी जगह पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। वाह वाह, मुझे तो पहले से लगा था कि तू कोई गुड चाइल्ड नहीं है। पर तभी स्लेंडी के पीछे से कोई बंदा बैट को जमीन पर पटकते हुए आता है और बोलता है, हम तो बुरे बच्चे हैं यार, बैड चाइल्ड, सरप्राइज मदरफकर। वेल, ये बंदा होता है यूरी। आई होप कि आप लोग इसे भूल ना गए हो। ये डिमिट्री वाली बेयरफुट का नया इंटर्न है और आते ही इसने स्लेंडी पर अपना बैट बजा दिया होता है। पर अगले सीन में यूरी के साथ साथ हम भी देखते हैं कि स्लेंडी ने तो भाई बैट को भी पिचका दिया है। तो आखिर है कौन? वाह भाई, तू तो काफी ज्यादा भड़का हुआ है, मेरे बैट की ही बत्ती बना दी। और ये बोलते हुए यूरी स्लेंडी से पीछे हट रहा होता है, क्योंकि वो जान गया है कि भाई जो बंदा बैट को पिचका सकता है वो उसकी क्या हालत करेगा। लेकिन तभी एक साइड से स्पार्की उसके ऊपर दो बॉम्ब्स को एक साथ फेंक देती है और चिल्लाते हुए उसे कहती है कि स्लेंडी से दूर हो जाओ। और अगले ही पल वहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है। स्पार्की, मेरी बात मानो, तुम वहीं पर रहो, तुम्हें बैटल में आने की कोई जरूरत नहीं है। पर स्पार्की बेचारी यहाँ पर रो रही होती है और तभी एक बंदा स्लेंडी को कहता है, स्वागत तो काफी बढ़िया था, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। वेल, ये होता है डिमिट्री, जो पूरे एक वेपन गियर को लेकर बैटल में आ चुका है और इसी वेपन गियर की शील्ड बनाकर उसने अभी एली और यूरी दोनों को बचाया है। और स्लेंडी उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बेयरफुट के कमीने, अच्छा तो भाई साहब हमको जानते हैं। और डिमिट्री पलटकर एली से कहता है, ओए बच्चे, तुम मुझे घर पे मिलियो, मुझे तुझसे एक बात करनी है। और डिमिट्री के उस वेपन गियर को खोलते ही हम देखते हैं कि उसके अंदर भाई दुनिया भर का सामान है। बेयर ट्रैप से लेकर कुल्हाड़ी, स्मोक बॉम्ब्स, गन्स, उसकी एक्स्ट्रा मैगजीन, पिस्तौल, बुलेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि इस वेपन गियर के अंदर वो सारा सामान है जो किसी के भी चीथड़े उड़ाने के लिए काफी है। और यहाँ पर होता है ये चैप्टर खत्म। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें शॉन और मॉर्गन की वही मीटिंग दिखाई जाती है जो पिछले वाले चैप्टर में हुई थी। और शॉन ने मॉर्गन से कहा था कि तुम लोग तो साले मेरे को ही नहीं हरा पाए, तो नॉल के सामने क्या ही टिक पाओगे। और इसी बात से गुस्से में आकर मॉर्गन शॉन को गालियां बक रही होती है। पर तभी उस रूम में उनके मैनेजर किम भागते हुए आते हैं और उन सबको बताते हैं कि हमारे बॉस की तो लग गई, किसी ने हाईवे पे उनको धर लिया है। अब ये उसी एक्सीडेंट की बात कर रहा है जो स्लेंडी और स्पार्की ने उनके बॉस का करवाया है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी बैटल रोड पर, जहाँ पर डिमिट्री भाई अपना वेपन का बुफे खोल चुके हैं और उसमें से एक हथियार निकालते हुए उसको यूरी भी देख लेता है। और वो बोलता है, अरे ये तो वो वाला हथियार है,
हाँ तुम सही पकड़े, ये वही है, ये वही हथियार है जो हमारे बड़े भैया इगोर हमेशा शिकार करते हुए यूज करते थे। तो चलो शुरू करते हैं बेयर हंट। अब डिमिट्री का ये भारी भरकम इंतजाम देखकर स्पार्की चिल्लाते हुए स्लैंडी से कहती है, इसने तो मेरे सारे बम को रोक दिया। तुमने सही कहा स्पार्की, लगता है कि वो बुलेट प्रूफ है। हाँ, अगर ऐसा है तो मैं उसे टुकड़ों में फाड़ दूंगा। और ऐसा बोलते हुए स्लैंडी डिमिट्री पर टूट पड़ता है। अब डिमिट्री उस वेपन गियर से अपनी शील्ड बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, पर स्लैंडी अपने फुल जंगली पने में उस वेपन गियर पर एक के बाद एक उंगलियां चटकाकर अटैक मारता ही रहता है। पर तभी डिमिट्री उस वेपन गियर में से एक मशीन गन निकालकर सीधा स्लैंडी पर पॉइंट करता है और उसे कहता है, अबे साले औकात में रह ले, ये चीज काफी ज्यादा महंगी है, तेरा घर जाएगा इसमें। पर स्लैंडी अपनी एक्सट्रीम लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए उसकी हर बुलेट को डॉज करता है। मतलब सोच के देखो यार कि स्लैंडी कितना ज्यादा पावरफुल होगा। वो मशीन गन की बुलेट्स को भी डॉज कर रहा है, वो भी अपनी नॉर्मल स्पीड में। और तभी डिमिट्री के साथ साथ हमारी भी नजर पड़ती है उसके वेपन गियर पर, और हम देखते हैं कि स्लैंडी ने उस वेपन गियर की एक लेयर को अपने हाथ से ही तोड़ दिया है। योरी, मैं तुझे कवर देता हूँ, तो उस काले बाल वाले बच्चे को संभाल। और ऑर्डर मिलते ही यूरी सीधा एली की तरफ दौड़ने लगता है, पर तभी बीच में स्पार्की आकर अपने एक और बॉम्ब को यूरी पर लॉन्च कर देती है। लेकिन यूरी भी अपने बैट से उसको डॉज करने के लिए तैयार है, और अगले ही सेकंड वहाँ पर काफी तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है। स्पार्की, तुम्हारे ये वाले फटाके कोई नॉर्मल फटाके नहीं है, ध्यान से, तुम्हारे हाथों से कोई मर सकता है। मतलब स्लैंडी नहीं चाहता कि स्पार्की के हाथों कोई अनहोनी हो। पता नहीं क्यों हमें स्लैंडी एज ए विलन दिखाया जा रहा है, लेकिन स्पार्की को लेकर उसकी सॉफ्ट साइड हमेशा ऑन रहती है। हम देखते हैं यूरी को, जो इस तगड़े वाले ब्लास्ट को सरवाइव कर चुका है, लेकिन उसके कपड़ों पर हल्की सी आग लग चुकी है। हाँ, इतनी आग तो चलेगी, ये पानी से तो बेहतर ही है ना। अब जो नहीं समझे उनको बता दूं कि यूरी को पानी का फोबिया हो चुका है, क्योंकि एक पिछली वाली फाइट के दौरान यूजिन ने यूरी को डुबा डुबा के पेला था, तो उसके लिए अभी पानी से बेहतर आग है। अगर तुझे आग इतनी ही बेहतर लगती है तो चलना वापस घुस जा अंदर। ऐसा बोलते हुए स्लैंडी उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है, लेकिन अगले ही सेकंड डिमिट्री उसे अपने वेपन गियर से धक्का मार के दूर कर देता है। और डिमिट्री का ये धक्का काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उससे स्लैंडी दूर जाकर रोड की बाउंड्री साइड से टकराता है। अब डिमिट्री के ऑर्डर के मुताबिक यूरी ने एली को संभाल लिया होता है, और वो डिमिट्री से पूछता है कि अब आगे मुझे क्या करना है। ओए छोड़ मुझे, मैं एली जैंग हूँ, मैं और लड़ सकता हूँ। और एली के मुंह से ये बात सुनकर यूरी और डिमिट्री उन दोनों का ध्यान उसके ऊपर जाता है, और तभी स्पार्की डिमिट्री पर एक साथ 3 बॉम्ब लॉन्च कर देती है। और यूरी दूर से देखता है कि जहाँ पर डिमिट्री खड़ा था उस जगह पर पहले से भी 3 गुना बड़ा धमाका होता है। एंड स्पार्की अपने हाथ में कई सारे एक्सप्लोजिव लेकर चिल्लाती है कि स्लैंडी से दूर हो जाओ, लेकिन तभी कोई उस एक्सप्लोजिव और उसकी फुल जड़ी को दूर से उड़ा देता है। और ये किया होता है डिमिट्री ने, जो अब सीधा स्पार्की पर अपना निशाना लगाने वाला है। पर डिमिट्री जानकर भी गोली चला नहीं पाता, और वो अपने आप से कहता है, डैम इट, लगता है कि बच्चों के साथ रहने की वजह से मैं भी थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड हो गया हूँ। पर एग्जैक्ट उसी सेकंड पर स्लैंडी उसके सामने आकर अपने हाथ की एक स्ट्राइक से उसकी गन को उड़ा देता है। अब तू अपनी हद पार कर रहा है बेयरफुट। पर डिमिट्री स्लैंडी पर एक कुल्हाड़ी से अटैक करता है और उसे कहता है कि मुझे ये लिमिट क्रॉस करनी पड़ी सिर्फ तेरी ही वजह से। लेकिन इस मोमेंट तक स्लैंडी की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो पलक झपकते ही डिमिट्री के हाथ से उस कुल्हाड़ी को छीन लेता है, और डिमिट्री अपने पूरे वेपन गियर से उस पर एक स्ट्राइक करते हुए चिल्लाता है, यूरी, उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। और ऐसा बोलते हुए उसने स्लैंडी के ऊपर अपने वेपन गियर से एक स्ट्राइक मार भी दी होती है, और स्लैंडी उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। लेकिन यूरी डिमिट्री की बात सुनकर उसे कहता है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो तुम्हारा क्या होगा, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं अपना शिकार करके लौटूंगा। अब डिमिट्री की बात मानकर यूरी एली को लेकर वहाँ से चला जाता है, और एक तरफ से स्पार्की चिल्लाते हुए स्लैंडी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें इस लड़ाई से दूर रहना है स्पार्की। बेयरफुट के कमीने, मैंने सुना था बेयर नकल इगोर जो तुम्हारा लीडर है वो मर चुका है, तो आखिर तू कौन है बे? मैं हूँ डिमिट्री मेडवेडेव। और ये सुनकर स्लैंडी पलक झपकते ही डिमिट्री की साइड पर आ जाता है और उसे कहता है, क्या तो उसका भाई है? पर तब तक डिमिट्री ने भी स्लैंडी के अटैक को रोक लिया होता है, और वो अपने वेपन गियर में से कुछ स्मोक बॉम्ब्स को निकालकर उन्हें जमीन पर सरका देता है, जिस वजह से उस पूरी जगह पर धुआं हो जाता है। पर स्लैंडी उसे कहता है, ये सस्ती चीजें मेरे सामने काम नहीं आने वाली। और उसकी ये बात 100% सच होती है। इनफैक्ट जब डिमिट्री कोहरे से निकलकर उस पर अटैक करता है तो वो काफी आसानी से बस एक किक करके
करके उसके वेपन को ही उड़ा देता है। तो डिमिट्री तुरंत ही अपनी एक गन निकालकर उस पर कई सारी बुलेट्स भी फायर करता है, लेकिन स्लैंडी उसके हर एक निशाने से बच जाता है। और ये देखकर डिमिट्री गुस्से के मारे जब अपने पूरे वेपन गियर से उस पर स्ट्राइक करता है ना, तो स्लैंडी स्लाइड करते हुए डिमिट्री के पैर को ही पकड़ लेता है। एंड डिमिट्री के दिमाग में यही बातें चल रही है कि आखिर ये कौन सा इंसान है जिसकी मूवमेंट्स फाइट के दौरान इतनी ज्यादा तेज है। अब डिमिट्री अपना पैर उससे छुड़वाने के लिए उस पर वापस से गन तान देता है, लेकिन तभी स्लैंडी काफी स्पीड में अपने हाथ से उसके ऊपर एक अटैक करता है और इस अटैक से डिमिट्री को एक खरोच भी आ गई होती है। पर अगले ही सेकंड डिमिट्री अपनी गन को फेंक कर एक और हथियार को अपने वेपन गियर में से निकालता है, जो कि एक मॉडर्न डबल ब्लेडेड एक्स होती है, और उसे वो सीधा स्लैंडी के अंदर घुसाने का ट्राई करता है। पर अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि स्लैंडी ने अपने हैंड चॉप को बीच में लाकर उस डबल ब्लेडेड वेपन को बीच में से फाड़ दिया होता है। I mean यार, ये किस लेवल का बंदा है जिसके हाथों से हथियार फट जाते हैं। और वो यहाँ पर डिमिट्री को कहता है, बेयरफुट, इतना काफी नहीं होगा। नहीं, इतना काफी है। ऐसा बोलकर डिमिट्री उसी वेपन से उस पर एक और स्ट्राइक मारता है और उससे बचने के लिए स्लैंडी काफी स्पीड में पीछे हट जाता है। और तभी वो नोटिस करता है कि डिमिट्री ने फाइनली उसे भी ट्रिक कर दिया। डिमिट्री ने स्मोक के कोहरे का फायदा उठाकर जमीन पर बेयर ट्रैप बिछा दिया होता है और स्लैंडी का पैर अभी उसी बेयर ट्रैप में फंस चुका है। और इसके बाद डिमिट्री बिना वक्त गवाए उस ट्रैप के अंदर एक चेन को फिट करता है और उस चेन के दूसरे सिरे को खिला ठोक के जमीन में गाड़ देता है और स्लैंडी से कहता है, आखिरकार तू मेरे हाथ लग गया साले। अब अगर तुझे अपना पैर बचाना है तो वहाँ से हिलियो मत, तो क्या अब मैं तेरा गेम बजा दूं? पर डिमिट्री के इतना बोलते ही उस कोहरे में से उसे एक आवाज आती है। काफी कमाल का था यार, मैंने सोचा नहीं था कि तू स्लैंडी को इस हद तक पहुंचा देगा। और ये आवाज होती है नॉल की। और डिमिट्री को ये पता ही नहीं होता कि आखिर कौन से टाइम पर वो उसके पीछे आ गया। और आगे वो उससे कहता है, बेयरफुट, जितना मैंने सोचा था तो उससे काफी ज्यादा टफ है। अब ये सुनकर डिमिट्री उस पर उसी वेपन से एक अटैक करता है, लेकिन नॉल पर वो अटैक लैंड होता उससे पहले ही उसने तलवार से उस पूरे वेपन को ही काट दिया होता है। तुझसे मिलकर दिल को काफी अच्छा लगा डिमिट्री मेडवेडेव, लेकिन अफसोस अब तुझे जाना होगा। अपने बड़े भाई इगोर को मेरी तरफ से हेलो बोल देना। और हम देखते हैं कि नॉल ने बस इतना बोलते हुए डिमिट्री की बजा दी होती है और उसको ये बात पता भी नहीं चलती कि आखिर नॉल ने ये काम किस पल में किया था और इतनी सारी स्लैश मारकर वो उसके करीब से निकल गया। पर फिर भी डिमिट्री नीचे गिरते हुए उसे कहता है, तो साले नॉल है ना? ओह, तू अभी भी जिंदा है, लेकिन मैंने तुझे जितने घाव दिए हैं उस हिसाब से तुझे अभी तक मर जाना चाहिए था। पर फिर भी डिमिट्री अपने एक घुटने पर बैठा हुआ होता है। पर तभी कोई बंदा काफी स्पीड में नॉल की तरफ आता है और उसके नाम को चिल्लाता है। एंड अगले ही सेकंड नॉल पर आती है एक खतरनाक किक, जिसको नॉल ने अपनी कटाना से रोक लिया है। और ये किक की होती है शॉन ने। आखिरकार तू भी यहाँ पर आ ही गया। पता है, मैं तेरे ही बारे में सोच रहा था शॉन। और यहाँ पर होता है ये चैप्टर खत्म। देखो देखो कौन आया, मुझसे लड़ने के लिए शॉन खुद आया। एंड ऐसा बोलते हुए नॉल ने शॉन को काफी ज्यादा स्पीड में खुद से दूर कर दिया होता है। पर तभी वो देखता है कि शॉन यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया है। उसके हाथों में होता है सिल्वर थ्रेड, एक कैरमबिट नाइफ और एक बड़ी सी आयरन नेल। अब नॉल भी उसका सामना करने के लिए तैयार होता है और डिमिट्री उसके पीछे से कहता है, शॉन वो काफी ज्यादा तेज है। एंड डिमिट्री की ये बात सुनकर शॉन भी थोड़ा सा सीरियस मोड में आ जाता है। एंड उसे ऐसा देखकर नॉल कहता है, तो क्या अब कार्यक्रम शुरू किया जाए? मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा। और बस इतना बोलकर वो शॉन के ऊपर एक खतरनाक सी स्लैश मारता है, जिसकी शॉक वेव्स चारों तरफ फैल जाती है। अच्छा, क्या इतना काफी था? मुझे लगा कि तू और ज्यादा टिकेगा। यानी कि नॉल को ऐसा लगता है कि उसके इस अटैक के अंदर शॉन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई होगी। पर तभी शॉन उसके पीछे से काफी ज्यादा स्पीड में आकर उस पर एक अटैक करता है। पर नॉल ये वाले अटैक से थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता। पर उस एग्जैक्ट सेकंड पर शॉन काफी ज्यादा स्पीड में उसके आगे आकर उस पर एक और अटैक मारता है और शॉन के इस वाले अटैक ने नॉल को चौंका दिया होता है। अब उसने भी काफी ज्यादा स्पीड में शॉन के अटैक को रोक तो लिया होता है, पर वो समझ गया है कि शॉन अपनी स्पीड को बढ़ाना जान गया है। और अभी करंटली शॉन हर पल अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है और नॉल की चारों ओर घूमकर उस पर अटैक मार रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि छोटी सी स्पार्की स्लैंडी को बेयर ट्रैप से छुड़ाने में लगी है, लेकिन स्लैंडी का ध्यान उस बेयर ट्रैप पे होता ही नहीं है। वो देख रहा होता है शॉन को। यह बच्चा पिछली बार से काफी ज्यादा अलग बनकर आया है। आखिर ये कैसे हो सकता है? इतने कम टाइम के अंदर आखिर एक बच्चा इतना ज्यादा इम्प्रूव
थ्रो कैसे कर सकता है? अब शॉन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होने के बावजूद भी नॉल उसके सारे अटैक्स को काफी आराम से डॉज करता है। अरे यार, तेरे पास इतनी ही ताकत है क्या? मुझे तो सच में लगा था कि तू एक लेजेंड है। पर शॉन काफी ज्यादा स्पीड में उसके पीछे जाता है और उछलकर उस पर एक अटैक करने वाला होता है। और इस बारे में नॉल को अच्छे से पता है कि शॉन का नेक्स्ट वाला अटैक उसके पीछे से आएगा, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि शॉन ने अपने अटैक के अंदर उसको उलझाकर उसे सिल्वर थ्रेड के अंदर बांध दिया है। मतलब इतनी देर से शॉन इसके चारों तरफ घूम रहा था ना, तो वो ऐसे ही नहीं घूम रहा था, बल्कि उसका असली प्लान था नॉल को सिल्वर थ्रेड के अंदर ट्रैप करना। और उसे ऐसे ट्रैप करने के बाद वो उस पर एक अटैक भी मारता है, पर उसके ये वाले अटैक से भी नॉल को कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इस साले ने उस कटाना के कवर से ही उन सारे सिल्वर थ्रेड्स को काट दिया होता है। क्या बात है शॉन, तू तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया यार। काश इतने मजे में मैं भी होता, लेकिन अफसोस मेरा पुराना दोस्त ईडन, उसकी हालत खराब है, तो मैं मजाक कैसे कर सकता हूँ। और ईडन की याद आते ही शॉन गुस्से में नॉल का नाम चिल्लाता है और नॉल उस पर अटैक करते हुए कहता है, अबे मेरा नाम चिल्लाना बंद कर साले। और अगले ही पल हम देखते हैं कि नॉल ने शॉन के ऊपर एग्जैक्टली वही अटैक किया है जो उसने यहाँ पर आते ही डिमिट्री पर किया था। लेकिन ये खतरनाक अटैक पड़ने के बावजूद भी शॉन अपनी जगह पर वैसे ही खड़ा है। क्या तेरे पास मुझ पर चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं है? आज ईडन के साथ जो भी कुछ हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है। और ये सब सुनने के बाद शॉन काफी ज्यादा गुस्से में एक स्क्रू ड्राइवर लेकर नॉल के सामने ही खड़ा होता है। और तभी नॉल ये नोटिस करता है कि एक काले रंग की गाड़ी काफी तेजी से उसके पीछे आकर रुकी है और उसमें से एक हट्टा कट्टा बंदा निकलकर उस टारगेट के पास जा रहा है। और ये होता है मॉर्गन का अंकल पिलग्यू, जो अपने बड़े भाई को यहाँ पर रेस्क्यू करने आया है। एंड ये एसजीटी एंटरटेनमेंट का बॉस यानी कि पिलग्यू का बड़ा भाई उसे अपनी ऐसी हालत में भी ये कह रहा है कि तू पहले मुझे छोड़ दे और जाकर सीधा उस बॉडी बिल्डर और उस जैकेट वाले बच्चे की मदद कर, क्योंकि वो लोग अचानक से मेरी जान बचाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। और वो बेचारा इस बात से अनजान था कि नॉल भी उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका है। एसजीटी एंटरटेनमेंट के बॉस, क्या मॉर्गन को डेड मेंशन से तूने खरीदा था? अब वो दोनों उसकी बात का जवाब नहीं देते, लेकिन नॉल अपनी जेब में से एक फोटो निकालकर उसे पिलग्यू के थोबड़े के साथ कंपेयर करता है और उससे भी यही गलतफहमी हो जाती है कि ये पिलग्यू ही मॉर्गन है। यानी कि अब वो ये खली जैसे मॉर्गन को अपने साथ ले जाएगा। और उसे रोकने के लिए शॉन काफी ज्यादा स्पीड में उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे रोकने के लिए स्लैंडी आता है। पर इससे पहले स्लैंडी शॉन तक पहुंचे, बीच में डिमिट्री अपने वेपन गियर के साथ कूद पड़ता है और शॉन को कहता है कि तू जा, मैं इसको रोक के रखता है। अब शॉन अभी भी अपनी फुल स्पीड में नॉल की तरफ बढ़ रहा है, पर तभी हम देखते हैं स्पार्की को, जो अपने एक बॉम्ब को शॉन पर थ्रो कर देती है और वो बॉम्ब शॉन के जस्ट आगे आके ही गिरता है। वेल वहाँ पर वैसे तो कोई ब्लास्ट नहीं होता, लेकिन उस बॉम्ब के अंदर से एक बहुत बड़ा फ्लैश होता है और थोड़ा सा धुआं निकलता है। और हम देखते हैं कि शॉन ने अभी भी अपने आप को नहीं रोका होता, वो सीधा नॉल के स्पॉट पर पहुंच जाता है। पर तब तक नॉल पिलग्यू को लेकर जा चुका था, यानी कि नॉल यहाँ से एस्केप करने में कामयाब हुआ। वेल यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एसजीटी एंटरटेनमेंट कंपनी को, जिसके अंदर असली वाली मॉर्गन शॉन को गालियां बक रही होती है कि साले यहाँ पर मेरे सामने बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था और वहाँ पर जाके हक दिया तूने, तू मेरे एक अंकल को बचाने गया और दूसरे को पकड़वा कर आ गया। पर शॉन उसकी बात काटते हुए कहता है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमने तुझको बैटलफील्ड में नहीं उतरने दिया, क्योंकि नॉल असलियत में तुझे किडनैप करने आया था। पर मॉर्गन अभी भी शॉन पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और इन सारी चीजों से परेशान होकर यूरी उससे कहता है, अबे ओए गुलाबी बालों वाली, कितना आवाज कर रही है बे, तेरे को दिख नहीं रहा यहाँ पर एक पेशेंट आराम कर रहा है। वेल पेशेंट से इसका मतलब होता है डिमिट्री। पर डिमिट्री अपनी जगह से उठते हुए कहता है, शांत हो जाओ लड़की, शॉन जो बोल रहा है वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन शॉन तुमसे भी एक गलती हुई है। मैं जानता हूँ कि वो उस मोटे बंदे को मॉर्गन समझ कर ले गया है और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो मोटा इन लोगों के लिए परिवार का हिस्सा है। तू समझ तो रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? और तभी वो एसजीटी एंटरटेनमेंट का बॉस, जो अभी तक साइड पर खड़ा था, वो कहता है, अरे भाई लोग, मैं समझता हूँ कि सिचुएशन क्या है, लेकिन वो हमारे पिलग्यू को लेकर चले गए, हमें उसके बारे में कुछ तो सोचना होगा ना। नॉल से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, वो उस बंदे को मॉर्गन समझ कर ले गया है। तो हाँ, वो सेफ तो होगा, लेकिन काफी कम टाइम के लिए, जब तक उसे पिलग्यू की असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलता। अगर उसे ये पता चल गया कि वो असली मॉर्गन नहीं है, तो वो हमारे पीछे वापस आएगा। पर तभी यूरी अपनी जगह से खड़ा होते हुए सबसे कहता है, अरे भाई लोग, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन लोग भी उस फाइट से खाली हाथ नहीं आए हैं। आखिर हमारा ये हॉस्टेज कब काम आएगा? और हम देखते हैं कि ये साला वहाँ से स्पार्की को ही उठा के ले आया है। मॉर्गन छोटी स्पार्की को देखकर अचानक से डर जाती है कि आखिर ये छोटी बच्ची कब से यहाँ पर है और कब से इसे बांध कर रखा गया है। यूरी कहता है कि कब की यहीं पर तो थी बे। और हम देखते हैं कि मॉर्गन
स्पार्की को छुड़ाने लगती है वो उसके मुंह पर से पट्टी हटा रही होती है और यूरी उसे कंटिन्यूअसली बोल रहा है, अबे ओए उसे खोल मत, वो जोर जोर से रोती है। लेकिन मॉर्गन फिर भी उसके मुंह पर से पट्टी हटा देती है और स्पार्की रो रही होती है लेकिन बिना आवाज के। और ये नजारा देखकर मॉर्गन परेशान होते हुए उससे पूछती है कि क्या हुआ बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? पर स्पार्की स्लैंडी का नाम पुकार रही होती है। वो कहती है कि मेरी वजह से स्लैंडी को चोट लग गई और इसी वजह से नॉल स्पार्की को लिए बिगर ही वहाँ से चला गया, यानी कि अब स्पार्की नॉल की फैमिली का पार्ट नहीं है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्लैंडी नॉल के सामने गन पॉइंट करके खड़ा है। हरामजादे नॉल, तो स्पार्की को पीछे छोड़कर क्यों आ गया? और उसकी ये हरकत देखकर डेमियन बीच में ही पड़ने वाला होता है लेकिन नॉल उसको इशारे से रोक लेता है और कहता है, देख भाई स्लैंडी, तेरे को गलतफहमी हो रही है और ये तू काफी अच्छे से जानता है कि इसमें गलती तेरी भी है, लेकिन यार ये तो गलत है, तू सारा इल्जाम मेरे पे लगा रहा है। देख सच बताओ तो स्पार्की के ज्यादा करीब तू था ना कि मैं, तो असलियत में कहा जाए तो तू उसे छोड़ कर आया है, मैं नहीं। क्या तू भूल चुका है कि मैं तेरे सारे ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ स्पार्की की वजह से मानता हूँ? हाँ पता है, ऐसे नजदीक आकर मुझे डराया मत कर। और क्या सच में ऐसी हालत में तू मुझसे लड़ना चाहता है? अरे भाई अपना पैर तो देख। अगर तुझे मेरी काबिलियत पे शक है तो चल ना एक बार आजमा कर देख ले। तुझे बीच में से फाड़ ना दिया तो मेरा नाम भी स्लैंडी नहीं। नॉल उससे कहता है कि मैं तो भाई मजाक कर रहा था, तू तो सीरियसली चला गया। अपने मुंह को ढक दे यार, सच में मेरे को डर लग रहा है क्योंकि इन सारे कामों से पहले मुझे ये करना है। क्या ये नकली मॉर्गन से मैं पहले निपट लूं? और उसकी ये बात सुनकर पिलगी उससे कहता है, नकली? क्या नकली? आखिर तुझे पता ही क्या है मेरे बारे में? मैं हूँ डेड मेंशन का मॉर्गन। पर नॉल उसे कहता है, अपना मुंह बंद कर। और ऐसा बोलते हुए वो पिलगी के कान के नीचे अपनी कटाना को रखता है और एक ही सेकंड में घुमा देता है। यानी कि हाँ, नॉल ने पिलगी के कानपुर को एक ही बारी में अलग कर दिया। अरे यार अपना मुंह बंद रखने का मेरे को ऐसी बकवास पसंद नहीं आती। तू जानता भी है कि मैंने तेरे को जिंदा क्यों रखा है? क्योंकि तू मुझे हॉस्टेज बनाकर मेरा सौदा करना चाहता है और बदले में उस छोटी बच्ची और मॉर्गन को पाना चाहता है। क्या एक्सचेंज और हॉस्टेज? अबे इतना घटिया प्लान मेरा नहीं हो सकता। और उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्लैंडी गुस्सा हो रहा है क्योंकि अभी भी नॉल स्पार्की को बचाने के लिए कोई प्लान नहीं बना रहा। अब नॉल पिलगी की ये सारी बातों से समझ गया है कि ये बंदा असलियत में मॉर्गन के लिए कोई खास होगा, क्योंकि इसीलिए तो वो मॉर्गन की जगह पे अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। यानी कि तू मॉर्गन के लिए खास है और मॉर्गन तेरे लिए। तो कैसा होगा कि मैं तुझे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं, तो वो देखकर आखिर असली मॉर्गन की क्या हालत होगी। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नॉल के अड्डे वाला चर्च और अभी हम देखते हैं उस चर्च के कमरे को जिसके अंदर एक बुड्ढा खड़ा है और उसके सामने लटकाया गया होता है पिलगी को और वो उसे कहता है, मुझे माफ कर देना दिकरा कि तू अपन का मेहमान है, फिर भी अपन तेरे साथ ऐसा कर रहा है। शांति से बता देने बाबा, अपन तेरे को और तकलीफ नहीं देगा, अपन को सिर्फ मॉर्गन के बारे में जानने का है। तू बता दे, मैं तुझे जाने दूंगा। अबे साले बुड्ढे, मैंने कहा ना कि मैं ही मॉर्गन हूँ। और ये सुनकर वो बुड्ढा पिलगी का एक दांत उखाड़ने लगता है, पर तभी वहाँ पर स्लैंडी आता है। ऐसी चीजें काम नहीं आएगी उस पर चच्चा, ये सब के सब एक जैसे कमीने हैं। ऐसे फालतू के टॉर्चर से इन बड़वों का कुछ नहीं होगा क्योंकि ये लोग खुद से ज्यादा अपनों की परवाह करते हैं। तो फिर हमारे लिए तो ये काफी ज्यादा मुश्किल की बात है, तो अपन को अब क्या करना होगा? इसे मुझ पर छोड़ दो चच्चा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इनसे कैसे निपटना है। ये इस बारे में नहीं है कि तुम कहाँ पर टारगेट करते हो, मायने ये रखता है कि तुम आखिर किसे टारगेट करते हो। अब यहाँ से वापस से सीन शिफ्ट होता है एसजीटी एंटरटेनमेंट की कंपनी में, जहाँ पर मॉर्गन ने स्पार्की को अच्छे से एक रूम में सुला दिया है और अब वो बाहर आकर बाकी सबको कहती है कि वो बच्ची काफी देर तक रोई लेकिन अभी वो शांत है, लेकिन वो लगातार स्लैंडी की बातें कर रही है। अब स्लैंडी गया तेल लेने, तू उसको नॉल के बारे में पूछ, तुझे ज्यादा उसकी मम्मी बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुझसे नहीं होता तो चल साइड हट, मैं खुद उससे पूछ लूंगा। लेकिन मॉर्गन शॉन को वहीं पर रोक देती है। वो उसे कहती है कि ये छोटी बच्ची अब यहाँ से कहीं पर नहीं जाएगी, उसे थोड़ा सा आराम करने दो, उसके बाद तुम जो चाहो वो पूछ लेना। तुझे यहाँ की सिचुएशन के बारे में पता भी है, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर मॉर्गन वापस से शॉन को कहती है कि मुझे इस सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता है, मेरे अंकल पिलगी किडनैप हो चुके हैं और मैं भी कुछ जानकारी जल्दी से पता करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए एक छोटी बच्ची को परेशान करना ये रास्ता काफी गलत है। और एक बात बता शॉन, अगर तुझे उनकी लोकेशन पता चल भी गई तो तू क्या कर लेगा? वैसे भी तुम लोग अभी उसके सामने हार कर आए हो, तो वापस से वहाँ पर चले जाओगे तो रिजल्ट कुछ अलग नहीं आएगा। जरा अपने आप को और यहाँ पर बाकी लोगों की हालत को देखो,
तेरा ये जिद्दीपना यहाँ पर काफी सारे लोगों को तकलीफ दे रहा है। पर शॉन चिल्लाकर कहता है कि इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथों से कुछ सही हो जाए। पर तभी मॉर्गन उसे एक हेडबट मारती है और उसे पीछे कर देती है और गुस्से में उसे कहती है कि वो सब करने का एक तरीका होता है, एक प्लान होना चाहिए हमारे पास। तेरे एक मिडिल स्कूल के बच्चे की तरह ऐसे फुदकने से कुछ नहीं होने वाला। यानी कि हाँ, इन दोनों के बीच में एक काफी तगड़ा राड़ा होने वाला था। पर मॉर्गन का अंकल बीच में आ जाता है और शॉन को कहता है सॉरी इसे माफ कर देना। मॉर्गन, मैंने कहा था ना कि ऐसे बात नहीं करते। पर फिर भी मॉर्गन काफी ज्यादा गुस्से में शॉन को यही कह रही होती है कि तुझे ये लगता है कि तू अकेला ही परेशान है, लेकिन असलियत में तुझे क्या पता कि जिसकी फैमिली का एक मेंबर उससे अलग हो जाता है तो उस पर क्या बीतती है। और मॉर्गन की ये बात सुनकर शॉन को अचानक से याद आती है ईडन की और वो बिना गुस्सा किए उसकी साइड से चुपचाप जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि उस बच्ची पर नजर रखना। और क्या यहाँ पर कोई ट्रेनिंग रूम है? मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। हाँ, तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो। तुम्हें बेसमेंट के B5 फ्लोर पर जाना होगा जहाँ पर मोआ पहले ट्रेनिंग किया करती थी। ठीक है, मैं वहाँ पर जाकर थोड़ा सा वार्म अप करता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी जानकारी मिले तो सीधा मुझे आकर बताना। वेल, शॉन को ऐसे शांति से जाता हुआ देखकर मॉर्गन समझ जाती है कि कुछ तो बात है जो शॉन सबसे छुपा रहा है। और अभी हम शॉन को देखते हैं लिफ्ट में और वो अपने मोबाइल के अंदर कुछ देख रहा है, लेकिन उसको कंटिन्यूअसली अपने दिमाग के अंदर मॉर्गन की आवाज सुनाई दे रही है कि वो नॉल के सामने हार गया। वेल, हमें यहाँ से कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब डिमिट्री की एंट्री उस बैटल के अंदर हुई थी, तब उसके साथ उसका वेपन गियर भी था। यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में शॉन की आवाज आती है कि डिमिट्री का जो ये वेपन गियर था उस पर एक बॉडी कैम लगा है, यानी कि छोटा सा एक माइक्रो कैमरा जिसमें वो पूरी बैटल रिकॉर्ड हो चुकी है। और शॉन का प्लान है कि उस फुटेज के जरिए वो नॉल की टेक्निक्स को समझे और अपने आप को और भी बेहतर ट्रेन करे। और जैसे ही वो ट्रेनिंग हॉल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने कई सारे हथियार लगे हुए हैं और वहाँ पर एक कटाना को उठाकर वो यही सोच रहा होता है कि आखिर मॉर्गन इन सारे हथियारों से किस टाइप की ट्रेनिंग करती होगी। पर इस ट्रेनिंग हॉल के अंदर मॉर्गन भी उसके पीछे आ गई है और वो उसे कहती है कि मैं एक एक्टर भी हूँ और किसी न किसी टाइम पर मुझे इन सारी चीजों की ट्रेनिंग काम आती है। अबे मॉर्गन की बच्ची, आखिर तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तुझसे कहा था कि उस हॉस्टेज पर नजर रखना। लेकिन मॉर्गन शॉन के फोन के अंदर नॉल को देखती है और कहती है कि ये तो तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम है, क्या सच में यही नॉल है? और ऐसा बोलकर उसने शॉन का मोबाइल छीन लिया होता है और अपने बाल खोलकर शॉन को कहती है कि अब मुझे थोड़ा सा फोकस करना होगा। शॉन को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या कर रही है। और अभी हम उन लोगों के ऊपर के फ्लोर में देखते हैं कि मॉर्गन का अंकल शांति से बैठा हुआ है और यही सोच रहा है कि आखिर अचानक से ये सब क्या हो गया। मैंने सोचा था कि हमारा पाला सिर्फ डेड मेंशन से ही पड़ा होगा, लेकिन ये सिचुएशन काफी ज्यादा वर्स है। और उसके साइड में बैठा हुआ यूरी उससे कहता है, हाँ तू बात तो सही कर रहा है, लेकिन वो गुलाबी बालों वाली कहाँ चली गई? अबे साले, डरा दिया मेरे को। कब से तू यहाँ पर बैठा है? अरे मुझे उन लोगों ने ही कहा है तेरे साथ रहने का, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो मैं तुझे बचा सकूं। लेकिन तू मुझे एक बात बता कि वो गुलाबी बालों वाली वो भी डेड मेंशन से है? हाँ, वो वहीं से है। मैंने उसे काफी कम एज के अंदर वहाँ से अडॉप्ट किया था। तो यूरी उससे कहता है कि पिछली बार जब हमारा डेड मेंशन से किसी ऐसे बच्चे के साथ सामना हुआ था तो वो एक तरीके की नेल गन को यूज कर रहा था। तो आखिर ये गुलाबी बालों वाली क्या कर सकती है? ओए, उसका नाम मोआ है, तो जानता नहीं क्या उसके बारे में? वो एक उभरती हुई आइडल है, तो उसे उसके नाम से ही बुला। मैं उसको सबसे पहले एक एक्ट्रेस बनाना चाहता था और इसीलिए मैंने डेड मेंशन से वैसे ही बच्चे की डिमांड की जो एक परफेक्ट एक्टर के सारे एस्पेक्ट में फिट हो। और हाँ, मोआ सच में वैसी ही है। और अभी हम देखते हैं कि ट्रेनिंग हॉल के अंदर शॉन काफी चौंका हुआ है क्योंकि मॉर्गन ने बस मोबाइल के अंदर नॉल को देखकर उसका स्टैंड ले लिया है एंड उसके हाथों में भी अभी होती है कटाना। और बैकग्राउंड में उसका अंकल यूरी को कहता है कि मोआ मेथड एक्टिंग के अंदर माहिर है। यानी कि मॉर्गन ने मोबाइल के अंदर नॉल के मूव्स को देखा जिसके जरिए अभी वो उसकी प्रॉपर मेथड एक्टिंग कर रही है। और शॉन को ऐसा लग रहा है कि वो उसको नॉल की तरह चिढ़ा रही है। और मॉर्गन नॉल का दूसरा स्टैंड लेते हुए बोलती है, मेथड एक्टिंग एक्चुअलाइजेशन 65%, रोल मॉडल नॉल। और हम देखते हैं कि मॉर्गन ने एग्जैक्टली नॉल का स्टैंड ले लिया है और अगले ही सेकंड वो बिल्कुल उसके जैसी ही स्लैश शॉन के ऊपर मारती है। और शॉन उसके ये वाले कॉपी मूव को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन तभी मॉर्गन बिल्कुल नॉल की ही तरह एक्टिंग करके उस पर अटैक करने वाली होती है। तो शॉन भी काफी ज्यादा स्पीड में अपने कैरम्बिट नाइफ से उसके अटैक को रोकता है, लेकिन तभी मॉर्गन बिल्कुल नॉल की ही तरह बोलती है कि आखिर इतना परेशान क्यों है शॉन?
तुझे क्या वापस से उस बंदे की याद आने लगी? और मॉर्गन के मुंह से ये सुनकर उसे वापस से याद आता है कि उस पल नॉल ने असलियत में क्या कहा था। अब नॉल ने उस टाइम पे शॉन को ईडन के बारे में कहा था कि उसकी जो हालत है वो शॉन तेरी ही वजह से है। और ये चीज अभी करंटली याद करके वो मॉर्गन को नॉल समझकर उस पर टूट पड़ता है और मॉर्गन भी बिल्कुल नॉल की तरह काफी ज्यादा स्पीड में मूव करने लगती है। और उस दौरान वो यही सोच रही होती है, मुझे लगा था कि पूरी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से मैं इसका एक्चुअलाइजेशन सही से नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अभी जो मेरी स्पीड है उसके मुताबिक मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि नॉल सच में एक मॉन्स्टर होगा। यानी कि मॉर्गन का कहने का मतलब ये है कि इतनी कम इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी जब उसने नॉल की मेथड एक्टिंग की तो उसकी कॉपी स्पीड और अटैक काफी ज्यादा तेज हो गए। हालांकि ये अभी भी परफेक्ट नहीं है, मतलब इतनी कम जानकारी के बावजूद भी उसकी मेथड एक्टिंग के जरिए वो इतना पावरफुल फील कर रही है, तो सच में नॉल कितना ज्यादा पावरफुल होगा। पर तभी अचानक से शॉन उसकी साइड में आता है और उस पर एक अटैक करके उसकी कटाना को दूर फेंक देता है और मॉर्गन के पैरों में किक करके उसे नीचे गिरा देता है। और उसके तुरंत बाद शॉन उस पर स्क्रू ड्राइवर से अटैक करने ही वाला था, लेकिन वो बीच में ही अचानक से रुक जाता है एंड मॉर्गन अपनी जगह से उठते हुए उसे कहती है कि हाँ भाई हो गया ये ट्रेनिंग अब यहीं पे खत्म। पर शॉन काफी ज्यादा उदासी से कहता है, ईडन मुझे उसकी याद आ रही है, वो काफी ज्यादा अजीब था, वो मुझे अपना भाई मानता था, वो मेरे लिए बड़े भाई जैसा था। और ऐसा बोलते हुए शॉन रोने लगता है। वो रोते हुए एक ही बात बोल रहा होता है कि ईडन मेरा बड़ा भाई था। और मॉर्गन सारी चीजें समझ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम सबके सामने इतना टफ क्यों बनते हो, अगर तुम रोना चाहते हो तो दिल भर के रो सकते हो, तुम भले अभी कितने भी बड़े हो गए हो लेकिन अंदर से तुम अभी भी एक बच्चे हो। वेल हम देखते हैं कि ट्रेनिंग हॉल का दरवाजा अभी बंद है, जिसे खोलकर अभी रैचल अंदर आने वाली है, लेकिन डिमिट्री उसे दरवाजे पर ही रोक लेता है। वो उसे कहती है कि डिमिट्री साले साइड पर हट जा, पर डिमिट्री उसे पहली बार मुंह पर ही मना कर देता है। रैचल इस बार नहीं, उन दोनों को थोड़ी देर के लिए अपने हाल पर छोड़ दो। और आखिर में हम देखते हैं कि शॉन मॉर्गन के कंधे पर सर रख के काफी ज्यादा रो रहा है। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। वेल इस आखिरी वाले पैनल के अंदर हम इस ट्रेनिंग हॉल के अंदर की डिस्ट्रक्शन को देख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मॉर्गन की मेथड एक्टिंग बोले तो सस्ती सी कॉपी स्किल सच में काफी पावरफुल है। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक पास्ट के सीन से, जिसमें हम देखते हैं कि नॉल स्पार्की को रिकवर करने आया है और उसने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया है। क्या कहा तुमने? परिवार? हाँ छोटी स्पार्की, मैं भी तुम्हारी तरह डेड मेंशन से हूँ। देखो मुझे भी तुम्हारी तरह सब कुछ सिखाया गया है। हम जब काफी ज्यादा छोटे थे ना, तब हमारा ब्रेन वॉश किया गया और हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया कि हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स और फैमिली के लिए करना है। लेकिन तुमने स्पार्की की फैमिली को तो मार लिया। मेरी बात को समझो स्पार्की, जो हम जैसे लोगों का सिर्फ इस्तेमाल करता है वो हमारी फैमिली नहीं हो सकता। एक फैमिली कभी अपनों को दर्द नहीं देती। ये लोग एक तरीके के ग्राहक है जो बस हमें खरीदते हैं, क्योंकि उनके लिए हम बस एक टूल की तरह हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो असल में हम लोग फैमिली हुए, एक असली परिवार। मेरा नाम है नॉल और तुमसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा छोटी स्पार्की। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है और वो तुरंत ही नॉल पर अटैक करता है। वेल ये बंदा और कोई नहीं बल्कि स्लैंडी है। कमीने, आखिर तू है कौन? अरे यार मैं तो यहाँ पर खास टाइम पे आया था जब तू इधर नहीं होता, लेकिन मैंने ये सोची ना थी कि तू आज इतनी जल्दी आ जाएगा। वैसे मैं तेरा नाम जानता हूँ, स्लेंडरमैन रोमन। पर तभी स्पार्की बीच में आती है और चिल्लाकर स्लैंडी को रोक देती है और उसे कहती है कि नॉल अब स्पार्की की फैमिली है। नॉल ने मुझे सब कुछ बता दिया कि डैड ने मुझे खरीदा था, वो मेरी असली फैमिली नहीं है। अब स्पार्की के मुंह से ये बात सुनकर स्लैंडी भी काफी ज्यादा शॉक होता है। स्पार्की, ऐसा नहीं है, सुनो मेरी बात। पर स्पार्की यहीं पर नहीं रुकती, वो नॉल के पास जाकर उसे कहती है, नॉल स्लैंडी भी हमारी फैमिली है, तो तुम अब स्लैंडी को नहीं मारोगे है ना? हाँ स्पार्की, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम सब एक फैमिली है। स्पार्की रुक जाओ, समझने की कोशिश करो, ये साला झूठा है। लेकिन स्पार्की का ध्यान स्लैंडी की तरफ होता ही नहीं है और नॉल उसे कहता है कि अब से तुम ही मेरा परिवार हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हमें दिखाया जाता है वही ट्रेनिंग हॉल जहाँ पर शॉन और मॉर्गन ट्रेनिंग कर रहे थे। और अभी इन दोनों को थका हुआ देखकर हमें ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ट्रेनिंग के अलावा और कुछ भी किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर शॉन मॉर्गन की काफी ज्यादा तारीफ करता है। तुम तो बिल्कुल नॉल की तरह लड़ रही थी, तुम्हारी हर मोमेंट, पर्सनालिटी और सब कुछ बिल्कुल उसकी तरह हो गया था। मैंने सोचा नहीं था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। वेल मॉर्गन उसे कहती है कि इसे कहा जाता है मेथड एक्टिंग, जिसे मैं किसी को भी देखकर तुरंत ही सीख सकती हूँ।
यानी कि तुम किसी के भी अटैक को मिमिक कर सकती हो। अब मॉर्गन उसकी पावर्स के बारे में बताती है कि ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसकी ये एबिलिटी उसे मिलने वाली इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है, जो कुछ टाइम के ड्यूरेशन तक ही पॉसिबल है। मेरी बॉडी वैसी तो बिल्कुल नहीं है जो किसी भी हार्ड टेक्निक को हूबहू कॉपी कर ले, लेकिन तुम इसे और ज्यादा डेडिकेशन से करो तो ये पॉसिबल हो सकता है ना? क्या तुम और थोड़ा नहीं टिक सकती? देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, बस 1 या 2 ट्राई करने के बाद मैं उसे अपने सामने महसूस कर पाऊंगा। शॉन का मतलब होता है वो मॉर्गन को नॉल के रूप में महसूस करके उससे फाइट करेगा, लेकिन मॉर्गन को लगता है कि वो उसे महसूस करना चाहता है और ये महसूस वाली बात उसके अंकल ने भी सुन ली होती है, तो वो सीधा दरवाजा खोलकर उस ट्रेनिंग हॉल के अंदर आ जाता है। एंड शॉन और मॉर्गन को ऐसी पोजीशन में देखकर उसे ऐसा लगता है कि इन दोनों ने किसी अलग ही चीज की ट्रेनिंग की है और अभी वो शॉन को गालियां दे रहा है। साले छोटे कुत्ते, क्या कर रहा था मेरी बच्ची के साथ? तू जानता भी है तूने किसकी इज्जत पर हाथ डाला है? मॉर्गन चिल्लाकर कहती है कि नहीं नहीं अंकल, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एंड शॉन भी लाइक, मिस्टर मॉर्गन, आपकी ये बेटी तो काफी ज्यादा कमाल की है। अब शॉन बात कर रहा है मॉर्गन की एबिलिटी के बारे में, लेकिन मॉर्गन के चचा को ऐसा लगता है कि मॉर्गन ने सच में शॉन को कोई कमाल दिखा दिया है। अब इससे पहले ये चाचा शॉन को पेल दे, वहाँ पर उनका एक वर्कर आता है। सर, आपके लिए कोई पार्सल आया है? तो बिल्कुल सही टाइम पे आया है मेरे चेले। एक काम कर, मेरे हाथ में चाकू दे दे, मेरे सर पे अब खून सवार हो गया है। अरे सर, आपको इसे एक बार देख लेना चाहिए, हमें ये बताया गया था कि ये खास मॉर्गन के लिए आया है। अब शॉन मॉर्गन के अंकल को रोकने की कोशिश करता है कि अभी मत देखो उस पार्सल को, कुछ भी हो सकता है उसमें, लेकिन तब तक वो उसे खोल चुका था। और उसके साथ साथ मॉर्गन भी देखती है कि उस छोटे से बॉक्स के अंदर उसके अंकल पिल्ग्यू का कटा हुआ कान है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उनके प्रोडक्शन हॉल में, जहाँ पर शॉन, रेचल, मॉर्गन और उसका अंकल बैठे हुए हैं। और रेचल उन सबको ये रेकमेंड करती है कि अब हमारी बारी है, हम लोग अपने तरीके से जवाब देंगे, स्पार्की को यहाँ ले आओ। यानी कि रेचल चाहती है कि वो अब स्पार्की की बॉडी का एक पार्ट कट करेगी और उसको भेजेगी नॉल के पास, लेकिन मॉर्गन इस चीज पर एग्री नहीं करती। वो कहती है कि आखिर हम ये किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनो मॉर्गन, अगर वो लोग हमारे किसी खास बंदे को हॉस्टेज बनाकर उसके साथ ये सब करते हैं, तो हम भी इसका जवाब बिल्कुल इसी तरीके से देंगे। हम स्पार्की को किसी भी तरीके से टॉर्चर करके उसके मुंह से कई सारी बातें निकलवा लेंगे, इसके लिए भले ही हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो मॉर्गन रेचल को कहती है, लेकिन तुम क्यों उन बुरे लोगों की तरह बनना चाहती हो? लेकिन रेचल कहती है कि तुम चिंता मत करो, स्पार्की को उतनी भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बातें निकलवाना यही तो मेरी स्पेशलिटी है। वेल, ये चीज हमने डेड मेंशन के पहले कुछ चैप्टर्स में भी देखी है, जहाँ पर रेचल किसी भी विक्टिम की बॉडी में ट्रूथ सीरम को इंजेक्ट करके उससे बातें निकलवाती है। पर अभी रेचल की बात पर मॉर्गन काफी ज्यादा गुस्सा है। वो कहती है कि आखिर ये डेड मेंशन वाले इतने घटिया लोग क्यों होते हैं? मॉर्गन, भूलो मत कि तुम भी डेड मेंशन से हो, तुम भी वहीं की एक प्रोडक्ट हो। पर तभी मॉर्गन का अंकल अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, मोआ वहीं पर रुक जाओ, अब वक्त आ चुका है कि हम चीजों को अपने तरीके से करें। मिस रेचल जो बात बता रही है वो बिल्कुल सही है, हमें उस स्पार्की नाम की छोटी बच्ची को पहले से अकेला रखना ही नहीं चाहिए था। उन कमीनों ने उस पार्सल के साथ एक कार्ड भी भेजा था जिस पर लिखा है कि मॉर्गन कहाँ है, यानी कि उनको पिल्ग्यू की असलियत पता चल चुकी है। पर मॉर्गन अपने अंकल को रोकते हुए कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप बुरी चीजें करना छोड़ दोगे, तो प्लीज यहाँ पर रुक जाइए। नहीं, अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पिल्ग्यू को वापस लाऊंगा। मुझे माफ करना उस छोटी बच्ची के लिए, लेकिन अब मुझे ये चीज करनी ही होगी। मोआ मेरी बच्ची, मुझे इस बार मत रोको। और अभी हम मॉर्गन के अंकल की आंखों में आंसू भी देखते हैं, और अगले ही सीन में वो स्पार्की के रूम में आ चुका है और हमें उसके ये आंसू से खास पता चलता है कि पिल्ग्यू उसके काफी ज्यादा करीब था। यहाँ पर हमें उन दोनों के पास्ट के 1-2 सीन दिखाए जाते हैं जिसमें वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे और पिल्ग्यू को याद करते हुए अभी मॉर्गन के अंकल के कदम स्पार्की की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक नाइफ है और वो अभी स्पार्की को पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर वो मादरजात नॉल किधर है? पर स्पार्की अभी भी रो रही है और वो एक ही चीज बोले जा रही है कि स्पार्की की वजह से स्लैंडी को चोट लग गई। एक फैमिली कभी एक दूसरे को हर्ट नहीं करती और इसलिए अब स्पार्की की कोई फैमिली नहीं है। लेकिन ये बकवास सुनकर मॉर्गन का अंकल उसे एक हाथ से उठा लेता है और उसे नाइफ के पॉइंट पर पूछता है कि आखिर मेरा भाई पिल्ग्यू कहाँ पर है। लेकिन इससे पहले कि वो उस नाइफ से स्पार्की को इंजर्ड करता, मॉर्गन उसके अंकल को पीछे खींच लेती है एंड स्पार्की वापस से जमीन पर गिर चुकी है और अभी भी वो कंटिन्यू
कंटिन्यूसली रो रही है। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक एयरपोर्ट जहाँ पर नॉल फ्लाइट पकड़ के किसी और जगह पर जाने वाला है। अभी इस चैप्टर की शुरुआत में इसने बोला था कि मैं स्पार्की तेरे को प्रोटेक्ट करेगा, और अभी इसको स्पार्की की कोई पड़ी नहीं है, वो किसी और जगह पर जा रहा है। हाँ डेमियन, चल मैं चलता हूँ और बाकी की चीजें मैं तुझ पर छोड़ता हूँ। ऑलराइट, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ नॉल कि मैं मॉर्गन के साथ ही लौटूंगा। अब तक तो उनको हमारा तोहफा मिल भी चुका होगा, लेकिन क्या सच में इतना काफी होगा? मैं चाहता हूँ कि उसके कुछ और टुकड़े काट कर उन्हें भेजूं। ऐसा मत करियो, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। भूलो मत कि हमारी स्पार्की उनके पास है। अगर उन लोगों ने उसे तकलीफ दी तो। और नॉल के मुंह से स्पार्की की बात सुनकर डेमियन हंसने लगता है और ये देखकर नॉल भी हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। डेमियन, तू सच में काफी ज्यादा बुरा बच्चा है। यानी कि नॉल अभी स्पार्की का नाम लेकर मजाकी कर रहा था, उसको भी स्पार्की की कोई ऐसे पड़ी नहीं है। देखा ना वो कैसे हंसते हुए जा रहा है। और डेमियन उसको टाटा बाय बाय करते हुए कहता है, मुझे कॉम्प्लीमेंट काफी ज्यादा अच्छा लगा नॉल, चलो फिर मिलते हैं। अब जैसे ही डेमियन एयरपोर्ट से निकल रहा होता है तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। बोलो डोमिनिक, आखिर क्या हुआ? उसने कुछ बताया या फिर नहीं? वेल, फोन की दूसरी तरफ हम देखते हैं इस बुड्ढे को जिसका नाम है डोमिनिक, जो पिछले वाले चैप्टर में पिल्ग्यू को टॉर्चर कर रहा था और अभी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। और वो कहता है, डेमियन डिक्रा, अपुन के साथ बहुत बड़ा गलत लोचा हो गया। स्लेंडी उस हॉस्टेज को लेकर गायब हो गया। और अभी यहाँ से वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं SGT एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग को, जिसके एंट्री पॉइंट पर पिल्ग्यू वापस आ चुका है। पर उसके पीछे से कोई बंदा उस एंट्रेंस पर बॉम्ब डालकर उसे उड़ा देता है और पिल्ग्यू वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को कहता है, जल्दी से अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। और पिल्ग्यू ने ऐसा इसीलिए कहा होता है क्योंकि उसके पीछे से साक्षात स्लेंडी तबाही मचाते हुए आ रहा है। साले कमीनो, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तो अब तुमको उसकी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अगर अब भी अपना कुछ बचाना चाहते हो तो उस स्पार्की को मेरे पास ले आओ। और अभी हम देखते हैं स्लेंडी को काफी ज्यादा गुस्से में और उसके मुंह में लिटरली फटाके लगे हुए हैं। ये साला फुल प्लानिंग के साथ आया है कि मेरे को अगर स्पार्की नहीं मिली तो पूरी की पूरी SGT एंटरटेनमेंट को मैं उड़ा देगा। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है, वो भी स्लेंडी भाई की धमाकेदार एंट्री के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको डेड मेंशन के हर एक चैप्टर की अपडेट मिलती रहे। और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।